ठीक है, चलिए हमारी क्लास शुरू कर लेते हैं। तो कल हम लोगों ने कहाँ तक देखा था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के बारे में का, ठीक है। आज हम आगे बात करेंगे, दैट इज द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, तो आज हम बात करेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कहता है? देखिए, कल जब हम लोगों ने पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस देखा था, उस प्रोसेस में आप लोगों को ये ध्यान में आ रहा था कि हम लोगों ने प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में रिजल्ट्स देखे थे, बराबर है। कि जैसे एनोड के ऊपर क्या हो रहा था और कैथोड के ऊपर क्या हो रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कंसीडर करो, मैंने यहाँ पर मॉल्टन NaCl ले लिया है। ओके, कौन सा NaCl है ये? मॉल्टन NaCl है। और ये आप लोग का कैथोड है और ये आप लोगों का एनोड है। ओके, तो मुझे बताइए कि हमारे रिजल्ट में आप लोगों ने क्या लिखा था, क्या हुआ था इसके इलेक्ट्रोलाइसिस के वजह से? Na डिपॉजिट हुआ था। रिजल्ट बताइए। आवाज आ रही है आपको? Na डिपॉजिट हुआ था कैथोड पे। क्या हुआ था? Na डिपॉजिट हुआ था। वेरी गुड। Na क्या हो गया था? डिपोजिटेड हो गया था, बराबर है। कहाँ डिपोजिटेड हुआ था Na? कैथोड। Na की डिपोजिटेड कैथोड। और क्या हुआ था? लिबरेट हुआ था। हाँ, Cl2 गैस लिबरेटेड हुई थी, कहाँ पर? एनोड। एनोड पर लिबरेटेड हुई थी, सही है सर। अब सवाल ये उठता है, ये सब कब हुआ था? जब हम लोगों ने इस बैटरी में, कौन सा सेल होता है, ये कौन सा सेल है? इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और जैसे कि आपको पता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। मतलब हम लोगों को सबसे पहले इसी को पास करना होता है, सही है। पास कर लिया। यहाँ पर जो NaCl था, इसका मैंने कल कॉन्सेंट्रेशन दिया, मैंने 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ले लिया है। और जो इलेक्ट्रिसिटी पास की है, कंसीडर करो वो 1 है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं ये बोल रहा हूँ कि जो अमाउंट, क्योंकि यहाँ पर मास, थैले का मास जो डिपॉजिट हो गया है, वो एक पर्टिकुलर ग्राम हो जाएगा। कंसीडर करो वो 1 ग्राम है। और जो क्लोरीन भी लिबरेटेड हुआ था, कंसीडर करो वो भी 1 ग्राम है। ये कंसीडर करना है, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैंने यहाँ पर ये अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को 1 एम्पियर की जगह 2 एम्पियर कर दिया, या फिर ये जो कॉन्सेंट्रेशन है आप लोगों का NaCl का, इसको 1 मोलार की जगह अगर मैं 2 मोलार कर देता हूँ, तो फिर ये जो अमाउंट डिपॉजिटेड हो रहा था आपके सोडियम का, सेम रहेगा या बदल जाएगा? बदल जाएगा। बदल जाएगा, बराबर है। मतलब डिराइव कर सकते हैं, एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो क्या होता है, तैयार होता है, मतलब डिपॉजिटेड या फिर लिबरेट होता है, इसके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, बराबर है। ये आप लोगों को ध्यान में आ जाएगा, राइट। तो ये जो चीज होती है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ओके, इसके बीच में रिलेशन जो है, ये रिलेशन को सबसे इंपॉर्टेंट जो डिराइव किया था वो फैराडेज के एक्सपेरिमेंट ने किया था। ओके, तो फैराडेज ने काफी सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे। तो फैराडेज का एक्सपेरिमेंट से उसको ये पता चला कि भाई अगर मैं अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को चेंज करता हूँ, तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है वो भी चेंज हो जाएगा। क्लियर है? ये उसको अपने ऑब्जर्वेशन से पता चला। अब ये ऑब्जर्वेशन की वजह से एक बहुत ही खास बात हो गई, तो उसके दिमाग में क्लिक कर गई, ठीक है। उसके दिमाग में ये चीज क्लिक कर गई, क्योंकि देखिए यहाँ पर
आप अगर देखोगे तो जो अमाउंट आप लोग का डिपॉजिट हो रहा है वो एटम डिपॉजिट हो रहा है, बराबर है। Na मतलब क्या है, ये एटम है। Cl2 भी क्या होता है, वो एलिमेंटल फॉर्म में होता है, एटम ही डिपॉजिट हो रहे हैं। मतलब उसके दिमाग में या फिर बाकी के साइंटिस्ट के दिमाग में क्या आ गया कि भाई इलेक्ट्रिसिटी और एटम्स के बीच में कोई ना कोई रिलेशन है, ये उसकी वजह से दिमाग में आ गया। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोलना चाहता हूँ? यस सर। हाँ सर। हाँ ठीक है। और ये जो चीज है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ध्यान दीजिए, आप लोगों को याद है ना, हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है। अब एटम के अंदर में जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, राइट, वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, राइट, इनकी जो डिस्कवरी हुई थी, डिस्कवरी क्या हुआ, इनकी जो डिस्कवरी हुई थी, इनके डिस्कवरी के लिए भी काफी सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए थे, बराबर है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए थे फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारे एक्सपेरिमेंट में उन लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया था, बराबर है। हाँ यस सर। सर। हाँ, मतलब उन लोगों को ये अंदर क्या है, इसको अगर आपको ढूंढना है तो भाई इलेक्ट्रिसिटी का यूज है ना। जैसे अगर मैंने आप लोगों को पूछा कि भाई चलो अगर इस पर्टिकुलरली तरबूज दे दिया, तरबूज के अंदर क्या है ये अगर आपको जानना है तो आप क्या करोगे उस तरबूज के साथ में? काटेंगे उसको। अब काटेंगे, बराबर है। उसमें क्या इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे क्या? नहीं। नहीं। एक्सरे निकालोगे क्या उसका? नहीं। नहीं। लेकिन हमारे अंदर क्या है, हमारे बॉडी के अंदर क्या है, ये अगर जानना है तो आपको एक्सरे निकालना पड़ेगा, सीटी स्कैन करना पड़ेगा, बराबर है। डन। हाँ सर। हाँ। तो ये भाई पता कैसे चला मुझे कि भाई तरबूज के अंदर कुछ है तो उसको काटना है, मेरे अंदर कुछ है तो उसके लिए एक्सरे निकालना है। ठीक उसी तरह से एटम के अंदर क्या है ये अगर आपको चेक करना है तो एटम के में से इलेक्ट्रिसिटी पास करो। ये दिमाग कहाँ से आ गया, तो ये दिमाग आ गया ये फैराडेज के एक्सपेरिमेंट की वजह से, समझ में आ गया। नहीं तो फिर एटम के अंदर क्या है, तो भाई वो काट के निकाल देते ना, देखते ना काट कर, ऐसा नहीं हो सकता था। लेकिन एटम को तो काटना पॉसिबल नहीं है, ये तो आपको भी पता है। तो फिर भाई काटना पॉसिबल नहीं है तो फिर एटम के अंदर क्या है ये ढूंढेंगे तो कैसे ढूंढेंगे। तो ये सब दिमाग जो चलाया है तो उसके लिए आप लोग को मतलब एटम के अंदर क्या है अगर आपको ये जानना है तो उसके लिए उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करो। ये जो चीज होती है इसके एक्सपेरिमेंट की वजह से, समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया क्या? हाँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फैराडेज एक्सपेरिमेंट। अब फैराडेज जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो फैराडेज एक्सपेरिमेंट मेनली क्या कहता है, पहले ये दिमाग में डालो। फैराडेज एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि भाई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट होता है और इलेक्ट्रिसिटी जो होता है इसके बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये मेन चीज होती है। अब फैराडेज जो लॉ होते हैं एक्सपेरिमेंट के जो लॉ होते हैं या फैराडेज जो लॉ होते हैं वो दो टाइप होते हैं, ठीक है। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, और सेकंड होता है फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ऐसे दो लॉ होते हैं फैराडेज के। कितने लॉज है फैराडेज के? दो। दो लॉ है। पहला क्या है, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कहता है, तो फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बड़ा ही सिंपल रहता है और ये बोलता है कि भाई जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप पास करते हो वो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप लोगों का डिपॉजिट होता है वो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, कहता है कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। किसके साथ में, दैट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड या लिबरेटेड। क्लियर है? तो हम यस। देखते हैं कि भाई फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज करके हम लोग किस तरह से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है जो डिपॉजिट या लिबरेटेड होता है उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को कुछ स्टेप फॉलो करने हैं, ठीक है। किस चीज के लिए, टू डिटरमाइन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ
सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड या फिर लिबरेट हुआ है उसको डिटरमाइन करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ स्टेप फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है, तो सबसे पहला जो स्टेप्स होता है इसमें वो होता है, ठीक है, दैट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज। अब अमाउंट ऑफ चार्ज का मतलब होता है क्यू, ठीक है, डन, राइट, समझ में आ रहा है। सबसे पहले आपको क्या डिटरमाइन करना होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज मतलब क्यू, ओके। अब देखिए क्यू के बारे में खास बात ये होती है कि ये जो क्यू होता है ये डायरेक्टली दिया हुआ रहेगा, आइदर इट इज डायरेक्टली आप लोग को बताया जाएगा कि भाई कितना मैंने पास किया हुआ है, या फिर आप लोगों को इसको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, Q इक्वल्स टू I इंटू टी, ओके। क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू टी। I का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, और टी का मतलब क्या होता है, टाइम। टाइम। मतलब यहाँ पर आपको ये बोला लग जाएगा कि भाई 2 एम्पियर करंट इस, ठीक है, डन। तो फिर हम लोग कैसे निकालेंगे क्यू की वैल्यू, बताइए फिर क्यू क्या होगा, क्यू इक्वल्स टू 2 एम्पियर। अब मुझे बताओ यहाँ पर 1 मिनट है, टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो आप यहाँ पर मिनट यूज नहीं। करोगे, नहीं। सेकंड यूज करेंगे। सेकंड, तो यहाँ 1 मिनट लिखेंगे क्या, नहीं। यस। मतलब वो कितना हो जाएगा 120 एम्पियर सेकंड, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले आप लोग को क्या निकालना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ चार्ज, ओके, डन। लेटर ऑन फिर सेकंड जो स्टेप आप लोगों का रहेगा, उस सेकंड स्टेप में आप निकालोगे दैट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स actually pass, number of moles of electron, then तो इसके लिए आप कोई भी सिंबल दे दीजिए, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चलो m ले लेता हूँ या फिर e ले लेता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली पास के लिए मैं सिंबल ले लेता हूँ e, ठीक है। तो अब e आप लोग कैसे निकालेंगे, तो e के लिए आप लोग फॉर्मूला यूज करेंगे e इक्वल्स टू q बाई f, e का फॉर्मूला होता है q बाई f, f का मतलब क्या होता है, फैराडे। फैराडे, ओके, डन। तो अल्टीमेटली आप लोगों को पता है f की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, q जो होता है वो अमाउंट ऑफ चार्ज जो कि कूलम भी दिया रहता है, और f की वैल्यू कितनी होती है 96,500 कूलम पर मोल, डन, राइट। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, कूलम कूलम कट हो जाएगा और बचेगा क्या, सिर्फ मोल बचेगा, समझ में आ रहा है आपको। हाँ सर। हाँ, तो इस तरह से आप लोग क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली पास, क्या निकाल लेंगे इस तरह से आप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली पास, समझ में आ रहा है। हाँ सर। सर तो ये हो गया हमारा स्टेप। अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप पर, ठीक है, ठीक है। थर्ड स्टेप में आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले रिएक्शन लिखना है, क्या लिखना है, रिएक्शन, कौन सा, कोई भी रिएक्शन, आइदर रिडक्शन या फिर आप लोगों को ऑक्सीडेशन, जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जैसे मोल्टन NaCl में Na, अगर मैंने आप लोगों को पूछा कि भाई Na कितना डिपॉजिट हो रहा है ये बताओ, तो आप क्योंकि Na के टाइम पर कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहा था, Na कहाँ डिपॉजिट हो रहा था, कैथोड के ऊपर। कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होता है, रिडक्शन। रिडक्शन। आप कौन सा रिएक्शन लिखोगे वहां पर, रिडक्शन बराबर है। और वही अगर मैंने क्लोरीन के बारे में बात की होती तो क्लोरीन में आप कौन सा रिएक्शन लिखते थे, ऑक्सीडेशन।
हमारा वो रिएक्शन रहेगा, वो चीज रहेगी क्या कि राइट द बैलेंस ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। फिर आप ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन या फिर रिडक्शन हाफ रिएक्शन में से किसी भी एक चीज को लिखेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को NaCl में क्या किया फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मॉल्टन NaCl, अगर मैं मॉल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए बात करूंगा तो फिर यहाँ पर रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बताइए, रिडक्शन हाफ रिएक्शन कौन सा हो जाएगा? Na positive plus 1 electron प्लस इलेक्ट्रॉन यूज Na Na सॉलिड, solid. बराबर है। use Na. और अगर वही मैंने आप लोगों को ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के बारे में बोल दिया होता तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या हो जाता था हमारा? Cl solid. Cl negative solid Cl gives नेगेटिव gives Cl2 गैस Cl2 प्लस plus 2 2 electrons. बराबर है, electrons. राइट डन। हाँ. तो ये आप लोग रिएक्शन लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर मुझे 2 टाइम्स ऑफ Na पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 टाइम्स ऑफ Na सॉलिड, आया ना? क्या सर और एक बार मुझे बताओ यहाँ पर मुझे 2 टाइम्स ऑफ Na पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2 टाइम्स ऑफ Na सॉलिड, ये लिखने की जरूरत है क्या? जैसे हमने ओवरऑल रिएक्शन निकाल के रैंक किया था, नहीं। हाँ. आया ना? नहीं, या फिर यही रिएक्शन लिखो, वही रिएक्शन Yes. यही लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग पॉजिटिव वाली रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे ओवरऑल रिएक्शन की जरूरत है क्या यहाँ नहीं. पर? नहीं। जैसे हाफ रिएक्शन, इसलिए आप लोग थोड़े के लिए यही Yes sir. हाँ सर ठीक है। तो ये हो गया नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप ये होने के बाद में फिर आप क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर लिखेंगे मोल रेशो निकालेंगे, ठीक है डन। फिर आप लोग का नेक्स्ट स्टेप रहेगा कैलकुलेट द मोल रेशो, कैलकुलेट मोल रेशो। अब ये जो मोल रेशो होता है ये आप कैलकुलेट करोगे फ्रॉम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन या फिर रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल होता है, मोल रेशो is equal to number of moles of product formed in reaction divided by number of moles of electrons involved in reaction। समझ में आ रहा है? in half reaction और half मतलब सिर्फ हाफ रिएक्शन की बेसिस पर ही आप ये सारी, अगर मैंने आप लोगों को मोल रेशियो ऑफ Na पूछा, ठीक है, तो बताओ मोल रेशियो ऑफ Na क्या हो जाएगा यहाँ पर? बताइए मोल रेशियो ऑफ Na क्या हो जाएगा? 1 by नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, मतलब Na कितने तैयार हुआ है वहां पर? 1 तैयार हुआ है, रिएक्शन में आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na फॉर्म कितना है? 1 डिवाइडेड बाय, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड 1 1 है, तो फिर इसका मोल रेशियो क्या हो जाएगा? 1 बराबर है। अब उसी तरह से मुझे बताओ मोल रेशियो ऑफ Cl2 कितना होगा, बताओ। One by two. 1/2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितना है यहाँ पर? 1, जबकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्वड है? 2, तो ये कितना हो जाएगा? 0.5। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है हाँ डन। सर तो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये चीज निकालेंगे, ठीक है डन। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप जो होता है आप लोगों का वो निकालना होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट
फॉर्म, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मूला। बट ये जो चीज है, ये चीज आप रिएक्शन से नहीं निकालोगे। ये तो रिएक्शन से निकालोगे तो डायरेक्ट आप 1 और 1 लिख लेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। वो क्या रहेगा? दैट विल बी द मोल रेशियो इनटू अल्टीमेट मोल रेशियो एज वेल एज मोल रेशियो डिवाइडेड बाय क्या बोलते हैं उसको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली पास। ये फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म का फॉर्मूला आप लोग का क्या रहेगा? मोल रेशियो जो अभी आप लोगों ने निकाला हुआ है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली पास। मोल रेशियो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली पास आप लोगों ने कहाँ निकाला है? सेकंड थर्ड स्टेप में, हाँ सेकंड स्टेप। सेकंड इसमें सेकंड इसमें निकाला हुआ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली पास, बराबर है। हाँ। तो इनसे आप लोग क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। समझ में आ रहा है? ओके, गुड, ठीक है। अब इसके बाद में आप लोग क्या करेंगे? इसके बाद में आप लिखोगे मास ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। आप लोगों ने अभी क्या निकाला? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट निकाल लिया। अब आप क्या निकालेंगे? मास ऑफ Mass of प्रोडक्ट। तो वो substance. बड़ा सिंपल होता है, मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ प्रोडक्ट मतलब ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस जो हमें कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या फिर मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो अभी हम निकालेंगे मास ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू, अब देखिए आप लोग को एक फॉर्मूला पता है ना, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। 1 मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, बराबर है। डन। अब मुझे बताओ, इसमें से मुझे नंबर ऑफ मोल्स मैंने अभी निकाला हुआ है, राइट? निकाला ना नंबर ऑफ मोल्स हाँ। ऑफ प्रोडक्ट। हाँ पता रहेगा या नहीं रहेगा? सोडियम का मॉलिक्यूलर मास पता होगा या नहीं होगा? पता है। क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास पता है या नहीं है? पता है, पता है। बराबर है। तो हम लोग को निकालना क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस। बोले तो यहाँ पर गिवन मास, तो फिर गिवन मास का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर मास। मास ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, बराबर है, जो हमने कौन से स्टेप में निकाला है? फिफ्थ स्टेप में निकालना है, फिफ्थ स्टेप में निकाला हुआ है, मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोडक्ट। मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोडक्ट। आप लोगों को या तो दिया रहेगा या तो फिर आप लोगों को पता होना चाहिए, करेक्ट? आ गया? तो ये होता है हमारा पूरा का पूरा स्टेप, जिस स्टेप इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज करके अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या फिर मास ऑफ सब्सटेंस या फिर वेट ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट होता है या फिर लिबरेटेड होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, उसको हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? कंफ्यूजन? नहीं सर। ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो अभी हम चलो आगे बढ़ते हैं फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पर। ओके, देन द फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कहता है? फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ये कहता है कि अगर मेरे पास दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, दो इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, राइट। अब ये दो इलेक्ट्रोलाइसिस सेल को मैंने कनेक्ट कर लिया विद द हेल्प ऑफ एनीथिंग लाइक अ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज जैसे चीज के साथ में मैंने दोनों को क्या कर लिया? कनेक्ट कर लिया, ठीक है। और अब मैंने क्या कर लिया? इन दो में से एक ही पर्टिकुलरली सेल में से इलेक्ट्रिसिटी पास कर ली, या फिर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मैंने पास कर ली, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इसमें भी 1 एम्पियर पास कर लिया फॉर 60 सेकंड और इसमें भी 1 एम्पियर पास कर लिया फॉर 60 सेकंड। ओके, तो फिर सवाल ये आता है कि इसमें जब अमाउंट आप लोग का डिपॉजिट होगा, जैसे इसके एनोड पर और इसके कैथोड पर और इसके एनोड पर और इसके कैथोड पर, ठीक है। तो जैसे ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, तो हम लोग बोलेंगे कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड एट
एनोड 1, ठीक है, राइट। अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड एट नोड 2, इनके बीच में कोई रिलेशन होगा क्या, क्या लगता है आप लोग? विल बी देयर एनी काइंड ऑफ रिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड इन अ वन सेल एंड दैट ऑफ द अदर सेल? हाँ या ना? एक काम कर लेते हैं, ठीक है, हम ना ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, सबसे लास्ट वाला, W, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, मतलब यहाँ पर मैं W लिख लेता हूँ, ठीक है। तो W का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, जिसको मैं N बोल देता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट, जिसको मैं क्या बोल देता हूँ? N बोल देता हूँ, स्मॉल n, ओके, और मॉलिक्यूलर मास, जिसको मैं कैपिटल M बोल देता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू दिस वन, W का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग का? N into M, बराबर है, सही है, राइट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट को मैंने कैसे निकाला था? मोल रेशियो इनटू नंबर ऑफ मोल्स, मतलब ये जो n है, n की वैल्यू क्या थी? मोल रेशियो इनटू क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली पास, जिसके लिए मैंने E का फार्मूला E लिया था, ओके। ये मोल रेशियो का भी एक फार्मूला था, मोल रेशियो का फार्मूला क्या है? ये देखिए, मोल रेशियो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन रिएक्शन, चलो n1 लिख लेता हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली पास, E1 लिख लेता हूँ, इनटू मोल रेशियो, E का भी फार्मूला है, बराबर है, क्या था वो? Q by F, सही है, सही है। ओवरऑल देखा जाएगा तो मेरा W1 का पूरा फॉर्मूला इस तरह से बनेगा, ओके। या फिर आप इसको मोल रेशियो में, इसको मोल रेशियो रखो, मोल रेशियो 1 लिख लेते हैं, इसको क्या लिख लेते हैं? मोल रेशियो 1। तो अगर मेरे पास यहाँ पर जो दो सब्सटेंस है और मैं W1 का वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो W1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोल रेशियो 1 into 2/F, सही है, सही है, हाँ सर। हाँ सर। राइट, डन। अब जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पर एक और चीज, मोल रेशियो, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या लिखा था? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस W1 वाला M हो गया इनटू M1, क्लियर है? W1 का फॉर्मूला अरे हाँ या ना? हाँ सर। ओके, अब मुझे बताओ W2 का फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इस तरह से, W2 will be equals to mole ratio 2, बराबर है, into Q by F, as it is, वो चेंज होगा क्या? नहीं। और फिर ये हो जाएगा W, ठीक है, डन, सॉरी M। अब मुझे बताओ ये दोनों इक्वेशन में कॉमन क्या दिख रहा है? Q by तो हम दोनों इक्वेशन को Q by F के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला इक्वेशन Q by F के लिए क्या हो जाएगा? W1 W1 divided by M ratio 1 into M into M1, बराबर है, सही है, सही है ना? अब उसी बेसिस पर ये सेकंड वाला इक्वेशन का फॉर्मूला बता, W2 by MR2 into M2। अब कंसीडर करो कि दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, तो इक्वेशन 2 दे देते हैं, इसको इक्वेशन 3 दे देते हैं और इक्वेशन 4 दे देते हैं। अब हम अगर डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई, ठीक है, 2/F will be equals to W1 divided by मोल रेशियो 1 into M1 into, यहाँ पर ऊपर चला जाएगा ये,
मोल रेशो 2 इनटू W2 बराबर है। अब ये जो चीज है 2/f ये कट हो जाएगा, कॉमन है 2/f हाँ बराबर है। अल्टीमेटली ये कॉमन हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा तो भाई ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा तो 1 हो जाएगा बराबर है। तो फिर अगर ये 1 हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, हम ये वाली चीज को इस साइड में अगर मैं लेकर आ जाता हूँ, ये वाला सेकंड वाली चीज को इस साइड में लेकर आ जाऊंगा तो क्या हो जाएगा वो W2 W2 by by MR2 in R2 into M2 is equals to W1 MR1 M1। समझ में आ रहा है आपको? हाँ राइट। तो ये होता है हमारा फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास अगर दो सेल है, दो सेल में से अगर मुझे एक ही सेल का W2 पता रहेगा, ठीक है, तो मैं सेकंड सेल का W1 निकाल सकता हूँ आराम से। हाँ बराबर है, राइट। क्यों? क्योंकि देखिए मोल रेशो निकालने के लिए तो हम लोग को रिएक्शन चाहिए, रिएक्शन तो हम लिख सकते हैं आसानी से, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते आराम से लिख सकते हैं, राइट। रिएक्शन आराम से लिख लेंगे। सेकंड चीज हम लोग को क्या चाहिए रिएक्शन के अलावा, और हम लोग को चाहिए मॉलिक्यूलर मास जो हमको दिया रहेगा या हम लोग को पता रहेगा, सही है। हाँ ठीक है? और इसका अगर मैंने मास निकाल लिया, या तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस फॉलो करके, या फिर आप लोग को दिया रहेगा कि भाई एक पर्टिकुलरली सेल में इतना कॉपर डिपॉजिट हो गया, तो बताओ फिर इस सेल में जिंक कितना डिपॉजिट होगा। कॉपर मतलब W1 ले लेंगे, जिंक मतलब W2 लिख लेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, W2 दिया यस सर राइट। ये होता है हमारा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसका अभी आपको यूज करके आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। पहले तो टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल सॉल्व करो, जो कि क्वेश्चन नंबर 57 से लेकर पूरे क्वेश्चन नंबर आप लोगों के चल रहे हैं 64 तक। 57 से लेकर 64 तक के न्यूमेरिकल से, ये बोर्ड लेवल के न्यूमेरिकल, ठीक है। 57 से लेकर 64 और एंट्रेंस वाले बताता हूँ। एंट्रेंस वाले अभी तक आप लोगों ने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए होंगे ना? क्या रे? ठीक है, कोई बात नहीं। एंट्रेंस के क्वेश्चन ना मैं आप लोगों को एक पर्टिकुलरली मीटिंग ले लूंगा, और वो मीटिंग में ना आप लोग को एक होमवर्क, मतलब अपना जो प्लेटफॉर्म है ना उसमें मैं होमवर्क डालूंगा, तो वो होमवर्क कैसे सॉल्व करना है इसका एक मीटिंग लूंगा, और वो मीटिंग में आप लोग को बताऊंगा, ठीक है? चलेगा? यस सर यस सर। लेकिन ये बोर्ड वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लो कम से कम, ठीक है? सर फोर्थ है क्या हाँ भेज दो, और एंट्रेंस वाले ग्रुप पर भेजना। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो आप लोग को एंट्रेंस लेवल की किताबें दी है ना, उसमें से भी क्वेश्चन सॉल्व करके देख लो, होगा वहां पर भी, ठीक है? हाँ सर। ठीक है, गुड। ठीक है फिर चलो मिलते हैं फिर, बाय।